आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रथम उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा पर अपनी बातचीत केंद्रित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यह ऐतिहासिक उपन्यास जरूर पढ़ा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आमतौर पर हिंदी के पाठक और विद्यार्थी इतिहासकार के रूप में, साहित्य के इतिहासकार के रूप में और आलोचक के रूप में ज़्यादा जानते हैं, और रचनाकार के रूप में शायद जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानते हों। लेकिन आपने उनके निबंध जरूर पढ़े होंगे और ललित निबंध के तौर पर, ललित निबंधकार के तौर पर उनका नाम काफ़ी प्रतिष्ठित है और आपने उनके बहुत सारे निबंध भी पढ़े होंगे। लेकिन वे जितने उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार हैं, जितने बड़े इतिहासकार हैं और जितने बड़े आलोचक हैं, आलोचना के क्षेत्र में आमतौर पर रामचंद्र शुक्ल के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही नाम लिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उतने ही बड़े और महान उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में उपन्यास नहीं लिखे हैं, लेकिन जो पहला उपन्यास उनका बाण भट्ट की आत्मकथा है और जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, खासतौर पर उसके इतिहास को लेकर, उसमें इतिहास की प्रस्तुति को लेकर और उसका वर्तमान के साथ जो संबंध है उसको लेकर जो हम आज विचार विमर्श करेंगे, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उनका अकेला उपन्यास नहीं है। 3 उपन्यास और लिखे थे उन्होंने। चारुचंद्र लेख, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी इतिहास कथा पर आधारित है। तीसरा उपन्यास जो है पुनर्नवा, ये भी इतिहास पर आधारित है। और चौथा उपन्यास अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा उस तरह से इतिहास पर आधारित नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्रख्यात उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद की एक कथा, ऋषि रैकव की कथा पर आधारित है और वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक उपन्यासकार के तौर पर, खास तौर पर इतिहास और पौराणिक कथाओं पर उपन्यास लिखने की जो उनकी क्षमता है, जो उनकी सृजनात्मकता है, उसका सबसे पहला दिग्दर्शन हमें बाण भट्ट की आत्मकथा में मिलता है। बाण भट्ट की आत्मकथा देश के स्वतंत्रता प्राप्ति से 1 साल पूर्व उसका प्रकाशन हुआ था, यानी 1946 में। 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। और बाण भट्ट की आत्मकथा जब प्रकाशित हुई थी, उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक थे और वो तकरीबन 1930 से लेकर लगभग 1950 तक, यानी कि 20 वर्ष तक उन्होंने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन किया था। तो इस तरह से यह पहला उपन्यास जो है, उसकी पृष्ठभूमि को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कथा तो इसके अंदर जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय की है, यानी कि 7वीं सदी की कहानी है। लेकिन जो समय, रचना का समय है, यानी कि 1946 से पहले उस दौर में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं दुनिया में घट रही थी। एक तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जो 1939 से लेकर 1945 के दौरान जिससे बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, जिसमें शामिल थे। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि उस दौरान में हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। ये दोनों चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें, दूसरा विश्व युद्ध और हमारी स्वतंत्रता का संग्राम। ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे कि इस उपन्यास के साथ में बहुत गहरे रूप में जुड़ी हुई है। कथानक भले ही 7वीं शताब्दी का हो, लेकिन इस कथानक के पीछे का विचार जो है वो विचार
आधुनिक है, समकालीन है, प्रासंगिकता लिए हुए है, और वो है हमारे आज़ादी से थोड़ा ही पहले का हिंदुस्तान और थोड़ा ही पहले का पूरा विश्व। हम उस कथा के मर्म को, उस कथा के अंदर जो कुछ भी कहा गया है, कथा का जिस तरह से उन्होंने कहना चाहिए कि जो रूप प्रदान किया है, उस रूप का संबंध वर्तमान से भी है। तो एक तरह से यह ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक भी है और समकालीन भी है। समकालीन का मतलब जब रचा गया। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है इस उपन्यास के संदर्भ में, कि इस उपन्यास की रचना उन्होंने की है बाण भट्ट की आत्मकथा के रूप में। बाण भट्ट का नाम आपने सुना होगा, संस्कृत के बड़े कवि, नाटककार, गद्यकार थे वो। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से एक है हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। कादम्बरी गद्य रचना है, गद्य कथात्मक रचना है, और हर्षचरित जिसमें उन्होंने राजा हर्षवर्धन जो उनके समकालीन थे और जिसके दरबार से बाण जुड़े हुए थे, वो उनका चरित्र भी उन्होंने एक रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इसके अलावा बाण भट्ट का बहुत अधिक इतिहास में परिचय हमें नहीं मिलता, लेकिन बाण भट्ट निश्चित रूप से संस्कृत के एक बड़े रचनाकार, एक बड़े साहित्यकार थे। उसको नायक बनाकर उन्होंने ये अपना उपन्यास लिखा था। बाण भट्ट इसमें है चरित्र, केंद्रीय चरित्र कह सकते हैं, नायक है। उसके अलावा इसमें हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री है, और दूसरे कई ऐतिहासिक पात्र हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाण के अलावा बाकी सब जो इतिहास से पात्र उन्होंने उठाए हैं, वो इतिहास से उठाए हुए पात्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या उनकी उपन्यास में ज़्यादा भूमिका नहीं है। भूमिका जिनकी ज़्यादा है वो सब काल्पनिक पात्र हैं, जैसे पट्टिनी, न्यूनिया या निपुणिका जिसका नाम है, महामाया, सुचरिता। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो पात्र हैं, और भी कई महत्वपूर्ण पात्र हैं, वो सारे पात्र, अघोर भैरव जैसे, विरति वज्र, ऐसे कई सारे पात्र जो हैं वो वास्तव में काल्पनिक पात्र हैं। तो आप देखेंगे कि इतिहास और इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड इमेजिनेशन, ये दोनों ही, इतिहास और कल्पना दोनों ही एक साथ हमें इस उपन्यास में दिखाई देती है। उपन्यास की रचना उन्होंने कुछ इस तरह से किया। उसके लिए जो प्रविधि उन्होंने अपनाई, वो प्रविधि थोड़ी कहना चाहिए कि एक इस तरह की थी जिससे यह आभास होता था जैसे कि सचमुच लेखक को बाण भट्ट की आत्मकथा प्राप्त हुई है और वो उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भूमिका में और अंत में, उपन्यास के अंत में, दोनों जगह पर एक कहानी जोड़ी है। वो कहानी है मिस कैथरीन की, और ये मिस कैथरीन जो है वो भारत प्रेमी है, ऑस्ट्रिया की, यूरोप का देश जो ऑस्ट्रिया, उस ऑस्ट्रिया की रहने वाली है, और वो भारत भ्रमण उन्होंने किया है, कई साल उन्होंने भारत में बिताए हैं, और उन्हें जो है एक पांडुलिपि संस्कृत में प्राप्त हुई, और वो पांडुलिपि जो थी वो बाण भट्ट की आत्मकथा थी। ये आत्मकथा जो है वो कैथरीन वापस यूरोप जाने से पहले व्योमकेश शास्त्री नाम के एक व्यक्ति को दे जाती है। ये व्योमकेश और मिस कैथरीन की जो कहानी है वो एक तरह से इस उपन्यास की भूमिका में कही गई है। व्योमकेश को दे जाती है कि ये जो है शोण नदी के किनारे पर उन्हें बाण भट्ट की आत्मकथा मिली है। वो उसे पूरा पढ़ जाते हैं और उसका अनुवाद करते हैं, और फिर ये प्रकाशित होती है। लेकिन उपन्यास के अंत में कैथरीन और व्योमकेश के बीच में जो संवाद होता है, उसमें कैथरीन कहते हैं कि तुम जो है व्योमकेश को, कि तुमने क्या समझ लिया ये आत्मकथा। उन्होंने कहा कि बाण तो जो है शोण के कण कण में विद्यमान है। अब आप देखेंगे कि शोण के कण कण में विद्यमान जिस बाण की बात कर रही है, जाहिर है कि ये पुस्तक का आत्मकथा से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर यह आत्मकथा है किसकी? बाण भट्ट की है
या मिस कैथरीन की, जैसा कि कुछ लोगों ने कल्पना की कि ये मिस कैथरीन की प्रेम कहानी है, या लेखक की ये सारी कल्पनाशीलता है। व्योमकेश कौन है, ये भी प्रश्न आता है। दरअसल व्योमकेश शास्त्री जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही एक छद्म नाम है, जिसका कि इस्तेमाल वो इस उपन्यास में करते हैं। एक तरह से व्योमकेश ही जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मिस कैथरीन कोई नहीं है, और इस तरह की कोई पुस्तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये उपन्यास इतने विश्वसनीय ढंग से बाण भट्ट के काल को, यानी राजा हर्षवर्धन के काल को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि हमें सचमुच लगता है कि ये बाण भट्ट की आत्मकथा ही होगी। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ, ये बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं है, लेकिन जो चीज़ यथार्थ है, जो चीज़ बिल्कुल वास्तविक है, वो है बाण का समय। बाण भट्ट के काल का जो यथा तथ्य, जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो 7वीं शताब्दी का भारत है, और वो उसकी एक प्रामाणिक तस्वीर हमारे सामने इस उपन्यास के माध्यम से आती है। भले ही उसके बहुत सारे पात्र वो यथार्थ ना हो, वो काल्पनिक पात्र हों, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं उसमें हुई है, जो स्थितियां पैदा हुई है, जो चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो उन सबों के पीछे का सत्य जो है वो बाण भट्ट के समय का सत्य है, और वो गढ़ा हुआ नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, वो यथार्थ है, और ये महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ है जो बाण भट्ट की आत्मकथा को उपन्यास के तौर पर भी और एक रचना के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है? मेरा अपना मानना है कि हिंदी में जितनी भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं, चाहे वो यशपाल का दिव्या हो या और लोगों के, जैसे राहुल सांकृत्यायन का जय योधेय है, या और भी बहुत सारे उपन्यास, यहाँ पर सबों का नाम उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासों में अवश्य गिना जाएगा। हजारी प्रसाद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वो हमारे यानी कि 1944-45 के समय के हिंदुस्तान और विश्व की स्थितियों से काफ़ी मेल खाता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों सालों में बहुत सारी विदेशी जातियां हिंदुस्तान में आई है। शक है, हूण है, कुषाण हैं, बहुत सारी जातियां आई है। बाद में फिर मुगल आए, पठान आए, और उस सबसे अंत में अंग्रेज आए या यूरोपीय जातियां आई। तो हिंदुस्तान में बाहर से आने वालों का लगातार आगमन होता रहा है। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, अंग्रेज़ों के आगमन से पहले जितनी भी जातियां यहाँ पर आई बाहर से, वे सब जातियां यहाँ की मिट्टी के साथ घुल मिल गई। उन्होंने अपनी पहचान या तो खो दी, यहाँ की पहचान के साथ मिला दी, या वो इतने घुल मिल गए कि आज हम नहीं जानते कि शक कौन है, हूण कौन है, गुजर कौन है। गुर्जर भी बाहर से आए थे। बहुत सारी जातियाँ जो बाहर से आई थी वो एक तरह से यहाँ की माटी के साथ मिलकर एकाकार हो गई। बाद में जो इस्लाम धर्म मानने वाली जातियाँ आई, वो जातियाँ भी यहाँ बस गई और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया। तो इस तरह से देखेंगे कि अंग्रेज़ों से पहले आने वाली जो जातियाँ थी, उन्होंने यहाँ पर अपना एक तरह से इस हिंदुस्तान को या इस भूमि को अपना घर बनाया और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ हो गए। लेकिन जब वो आए होंगे, जिस समय उन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर पांव रखा होगा, वो उस समय यहाँ पहले से रह रहे लोगों के साथ उनका संघर्ष नहीं हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से संघर्ष हुआ होगा। बाहर से आने वाली जातियाँ अपने साथ अपनी भाषा लेकर आती है, अपने आचार विचार लेकर आती हैं, अपने विश्वास लेकर आती हैं,
अपनी संस्कृति लेकर आती है, अपनी वेशभूषा और खान पान लेकर आती है, और जो पहले यहाँ रह रहे हैं उस पहले रहने वाले लोगों के साथ उनका संघर्ष होना लाजमी है। जैसे एक उदाहरण दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ज्योतिष हिंदुस्तान में भी था पहले से, और जो बाहर से जातियाँ आई थी वो भी ज्योतिष में विश्वास करती थी। लेकिन ज्योतिष के दो भाग होते हैं, एक होता है जिसमें कि नक्षत्रों की गणना की जाती है, उनकी गति को पहचाना जाता है। ये हम उस गणना के द्वारा ये जान पाते हैं कि किस दिन अमावस होगी, किस दिन पूर्णिमा होगी, किस दिन सूरज कितने बजे उदित होगा, चंद्रमा कितने बजे उदित होगा, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन एक ज्योतिष का एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो दूसरा हिस्सा है फलित ज्योतिष। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि भारत में ज्योतिष विज्ञान जिस रूप में पनपा था उसमें पहले का मतलब है आज से लगभग 1,500-2,000 साल पहले तक फलित ज्योतिष नाम का कोई हिस्सा नहीं था, यानी फलित ज्योतिष नहीं था। फलित ज्योतिष क्या है? फलित ज्योतिष है कि हम ज्योतिष की गणना के द्वारा यह बताएं कि उस व्यक्ति के जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, या उसे कब कौन सा काम करना चाहिए, कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह जो है उसके लिए उपयुक्त है, उसके पक्ष में है, और कौन से उसके विपरीत है, इसलिए कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, या भविष्य में क्या होगा इसके बारे में। ये जो है आप जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। वो हिंदी के MA PhD नहीं थे, उन्होंने अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का किया था। लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि मैं ज्योतिष जानता हूँ लेकिन ज्योतिष मानता नहीं हूँ। तो वो जिसे नहीं मानते हैं उनका इशारा जो है वो फलित ज्योतिष का था। उनका कहना है कि ज्योतिष जहाँ तक गणनाओं का सवाल है, नक्षत्रों का, ग्रहों का, वहाँ तक वो ज्योतिष एक विज्ञान है और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये समझना कि उसके द्वारा भविष्य के बारे में कोई कुछ दावा किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है किसी तरह की, वो उसमें उनका कोई विश्वास नहीं था। तो ये उनका मानना था कि भारत में ज्योतिष के साथ जो फलित ज्योतिष आई, वो फलित ज्योतिष दरअसल विदेशी प्रभाव है, और इस विदेशी प्रभाव को वो आज का विदेशी प्रभाव नहीं, बहुत पहले का, लगभग 2000 साल पहले के विदेशी प्रभाव की बात वो कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो निश्चित रूप से जब कोई बाहर से आता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है और प्रभाव ग्रहण भी करता है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो भी बदलता है। उसकी भाषा बदलती है, उसका खान पान बदलता है, उसकी वेशभूषा बदलती है, उसके रीति रिवाज बदलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब दो भिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो संघर्ष भी होता है और उनमें समन्वय भी होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि हर्षवर्धन जिस समय थे, हर्षवर्धन का जो काल था, उस हर्षवर्धन के काल के समय हूण जाति के आक्रमण बाहर से बहुत हो रहे थे। गुजर जो है उससे पहले आ चुके थे, तो और उनके साथ भी संघर्ष था। तो इस तरह से ये जो बाहरी संघर्ष है, इस बाहरी संघर्ष का बहुत महत्व है कि हिंदुस्तान में जो पहले से रह रहे हैं और बाहर से आने वालों के साथ में उनका संघर्ष। अब आप देखेंगे कि हम अगर प्रासंगिकता की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान या दुनिया की उस समय के हालात इसी तरह से थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में एक देश दूसरे देश से लड़ रहे थे, बहुत सारे देश, एक तरफ जापान था, जर्मनी था, इटली था, और दूसरी तरफ अमेरिका था, इंग्लैंड था, सोवियत संघ था। तो इस तरह से दुनिया जो है दो भागों में बंटी हुई थी और उनकी आपसी लड़ाई चल रही थी। तो उन्हीं परिस्थितियों से मिलती जुलती परिस्थितियां उनका कहना है कि उस समय भी थी। दूसरी चीज़ जो है इस संदर्भ में वो है कि उस समय दो धर्म बहुत महत्वपूर्ण थे हिंदुस्तान में। एक ब्राह्मण धर्म जिसे आजकल हम हिंदू धर्म के तौर पर जानते हैं, और दूसरा
बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म जो है ये अपने वर्चस्व की लड़ाई इनके अंदर चल रही थी। लगभग हर्षवर्धन से 1000 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म कह सकते हैं कि 1000 साल पहले का धर्म है। और इस 1000 साल में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म, पूरी दुनिया का मतलब है एशिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। आप जानते हैं कि अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था और चीन, जापान, थाईलैंड, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश जो हैं, इन देशों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ था। लेकिन ये बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में जब पनप रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो जाहिर है कि उसकी टकराट जो है, उसकी टकराव जो है, उसका टकराव ब्राह्मण धर्म के साथ हुआ। तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो टकराव है, उस टकराव को भी उन्होंने अपने इस उपन्यास का विषय बनाया। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन खुद बौद्ध थे, यानी कि उनका धार्मिक विश्वास जो है बौद्ध धर्म पर था और वे जो है बौद्ध भिक्षुओं की, बौद्ध धर्म मानने वालों के बड़े बड़े सम्मेलन करते थे, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु आते थे, बौद्ध विद्वान आते थे और बौद्ध धर्म से संबंधित चर्चा होती थी। लेकिन हर्षवर्धन की विशेषता यह थी कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी पूरा संरक्षण दे रखा था और ब्राह्मणों को भी जो है अपने सम्मेलन, अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी। आप देखेंगे कि 1946 में लिखा गया यह उपन्यास इस बात को बताता है कि इन बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के बीच में जो संघर्ष था, उस संघर्ष को छोड़कर हर्षवर्धन ने दोनों धर्मों के बीच में समान दूरी बनाए रखी और दोनों को संरक्षण प्रदान किया। मुझे लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये चाहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी हिंदू और मुसलमान इसी तरह से राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करें और दोनों के साथ एक सा व्यवहार करें। यानी कि हर्षवर्धन भले ही बौद्ध हों, लेकिन जैसे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी आज़ादी के बाद में जो शासन करने वाले हैं, उनका धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन दूसरे धर्मावलंबी जो हैं उन पर भी वो, उनको भी पूरा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करे। तो आप देखेंगे कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें हर्षवर्धन के समय के बारे में मिलता है, उसको उन्होंने अपनी इस कथा का विषय बनाया और उसका संबंध हमारे वर्तमान से भी जुड़ता है। तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म या बाहर से जो आ रहे हैं उनके बारे में ये जो उस समय के तथ्य हैं, उस समय के ऐतिहासिक सत्य हैं, उन ऐतिहासिक सत्य से उन्होंने अपनी इस उपन्यास की कथा की रचना की है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो आप देखेंगे कि जो पूरे उपन्यास की रचना उन्होंने की है, उस उपन्यास की रचना में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि केवल ये राजनीतिक प्रश्न, यानी कि बाहरी आक्रमण और दो जातियों या दो संप्रदायों का आपस में किस तरह का संबंध है, सिर्फ उसी को नहीं रखा है। उन्होंने और कई सारे प्रश्नों को उठाया, जिसमें एक बड़ा प्रश्न है धर्म और लोक, यानी कि महत्वपूर्ण क्या है मनुष्य के जीवन में, धार्मिक आस्था महत्वपूर्ण है या एक कहना चाहिए कि लोक में आस्था, ये इस संसार में आस्था महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। और इस सवाल को उन्होंने कई तरह से उठाया है। आप अगर विचार करें तो आमतौर पर क्या है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये निर्णय लेना होता है, ये फैसला करना होता है कि हम अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार चलें या हम अपनी जो मनुष्य की, अपनी मनुष्यत्व की जो धारणा है, मनुष्य के जो मूल्य हैं, जो मानव मूल्य हैं, उनके अनुसार चलें। अघोर भैरव के मुख से उन्होंने कहलाया है कि सबसे महत्वपूर्ण
जो है वो धर्म नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है, लोक नहीं है। जिसमें हम आस्था रखते हैं वो आस्था वाली चीज़ जो है इनमें नहीं है। उसमें एक घटना आती है जिसमें नदी पार कर रहा है बाणभट्ट, और उसके पास में जो है वराह की मूर्ति है, और उसे भट्टिनी को भी बचाना है। भट्टिनी जो इस उपन्यास की नायिका है, भट्टिनी को भी बचाना है, और उसे ये तय करना है कि इन दोनों में से वो किसे अपने पास रखे, क्योंकि दोनों को लेकर तो वह भट्टिनी भी डूब जाएगी, वह भी डूब जाएगा, और वराह भी डूब जाएंगे। लेकिन अब उसे ये निर्णय करना है कि वराह जो उसके देवता हैं, ईश्वर हैं, उनको बचाए या एक मनुष्य को बचाए। तो वो वराह को पानी में बहा देता है और भट्टिनी को बचाता है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम क्या करें, और उस समय धर्म महत्वपूर्ण है या मनुष्यत्व महत्वपूर्ण है, या यह कहें कि धर्म जो है, जो हम जिस धर्म को जानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, ईसाई धर्म हो, या मनुष्य से मनुष्य का जो नाता है उसका ज़्यादा महत्व है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इस उपन्यास के माध्यम से और बाणभट्ट की कथा के माध्यम से वो ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य से मनुष्य का संबंध महत्वपूर्ण है। वो इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे उसका जाति, उसकी धर्म कुछ भी क्यों ना हो, उसके अंदर एक ही रागात्मक वृत्ति उसके हृदय में विराजमान है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से रागात्मक रूप में जुड़ा हुआ है, उसका हृदय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। धर्म जाति का जो बंटवारा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उससे सही मनुष्य की पहचान नहीं होती। एक जगह भट्टिनी उदाहरण देती है, और वो हमारे वर्तमान संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। भट्टिनी यह कहती है कि यूरोप से तुलना करते हुए कि जहाँ की वो है खुद, तो वो कहती है कि वहाँ पर इतने स्तर नहीं हैं जितने स्तर हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ पर रानी से लेकर परिचारिका तक सैकड़ों स्तर है, हजारों स्तर है। हमारे यहाँ इतनी जातियाँ हैं और उनके बीच में इतने भेद है। जो ऊंचे हैं, जो ऊपर है वो बहुत ऊपर है, और जो नीचे हैं उनके नीचे होने का कोई पार नहीं है। तो उनका कहना है, भट्टिनी कहती है कि लेकिन इस सत्य को पहचानने की जरूरत है, और वो बाणभट्ट को इस बात के लिए कहती है कि तुम इस सत्य को पहचानते हो कि प्रत्येक मनुष्य में एक ही रागात्मक वृत्ति जो है वो दिखाई देती है। यानी सभी मनुष्य, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, वो वास्तव में एक ही मनुष्य है, और वो सब मनुष्य हैं, और उनके बीच में रागात्मकता ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। यानी रागात्मकता का मतलब है कि आपसी संघर्ष, आपसी द्वेष, आपसी नफरत जो है वो कभी भी मनुष्यत्व को ऊपर नहीं उठा सकती। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, इसका संबंध हर्षवर्धन के समय से था निश्चित रूप से, लेकिन हर्षवर्धन से भी ज़्यादा इसका संबंध उस समय से है जिस समय ये रचना लिखी जा रही थी। मैंने जैसा आपको बताया कि यह रचना दूसरे विश्व युद्ध और आज़ादी की लड़ाई के दौरान में जा रही थी। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण क्या है। दूसरा विश्व युद्ध जो है उसमें उसका अंत कैसे हुआ? उसका अंत हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम डालकर लाखों लोगों को मार दिया गया, और हमेशा के लिए, कई पीढ़ियों के लिए उन्हें अपाहिज बना दिया गया। युद्ध जो है वो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, यह उपन्यास इससे कहता है। दूसरी चीज़ जो है, हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि 1946 के आसपास देश के विभाजन की बात चल रही थी। यानी कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश, मुसलमानों के लिए अलग देश। यह जो विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा था, इससे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी इससे भी बहुत विचलित थे, और उनका मानना था कि ये जो विभाजन है वो उपयुक्त नहीं है। और ये दोनों चीज़ें जो है यही प्रेरणा के रूप में इस उपन्यास के अंदर रही है। अगर हम इस वर्तमान को, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस समय उपन्यास लिख रहे थे उस समय को
और हर्षवर्धन के समय को, दोनों को अगर एक साथ रख कर देखेंगे तो हम इस उपन्यास के महत्व को और उसके मर्म को समझ सकेंगे। धन्यवाद।